उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के, जो है सुसाइडल टेंडेंसीज। तो इस पे हम बात करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित है। हमारे साथ हैं मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर ललित मोहन पंत, विनीता पंत और मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आक्रामकता क्या होती है और आत्मघाती प्रवृत्ति यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगी डॉक्टर रुचि तिवारी। तो जानते हैं रुचि मैम से। तो रुचि मैम प्लीज बताइए। नमस्कार सभी को। थैंक यू डॉक्टर भाग्यश्री। मैं आप बताऊंगी कि अग्रेशन यानी कि आक्रामक व्यवहार क्या होता है, और इसी के साथ आप बताऊंगी कि किस तरीके से ये आक्रामक व्यवहार जो है वो बढ़ते बढ़ते सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच सकता है। तो जैसा कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो DSM-5 में एग्रेशन को जो है वो डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। एग्रेशन एक सामान्य चीज है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें हर किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है वो एग्रेशन अनुभव किया है। कभी ना कभी हमने देखा है कई तरीके के की पर्सनैलिटीज होती हैं, कई तरीके का मतलब लोगों में अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी होती है। तो कोई बहुत छोटी सी बात पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत बड़ी बात को भी बहुत काम तरीके से निपटा लेता है या उसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो एग्रेशन क्या है? एक आउटबर्स्ट है जब हम छोटी से छोटी चीज को भी बहुत तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, या हम छोटे से बात को भी इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसमें इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो एग्रेशन जो है वो किस तरीके से प्रदर्शित होता है, जैसे कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत ही एकदम आक्रामक मौखिक विस्फोट हमारा हो जाएगा, या हमारा व्यवहार जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएगा या हिंसक हो जाएगा, या हम अपनी जो हमारा बिहेव करने का तरीका है उससे हम अपना आपा खो देंगे या हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसके कुछ संकेत हैं, जैसे कि तेज आवाज में हम बोलने लगेंगे, या फिर कई बार हमने घर में भी देखा है घरों में हिंसा हो जाती है, फैमिली में बच्चों की माता पिता से बहस हो जाती है, या पति पत्नी की आपस में बहस हो जाती है, और उसमें गुस्से में आकर के लोग चीजों को उठा करके फेंकना शुरू कर देते हैं या तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो है वो जब आक्रामक होते हैं या जब एग्रेशन हमारे अंदर ज्यादा होता है तब हमें होता है। और इससे क्या होता है कि हम अपने जो हमारे आपसी रिश्ते हैं वो भी खराब होते हैं, और हमारा जो एकेडमिक है या हमारे स्कूल में जैसा हम को व्यवहार करना है, या हमारे स्कूल में हमें किस तरीके से रहना है, इन सब चीजों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और इसका एक बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि कई बार हमें कानूनी या वित्तीय परिणाम भी इसके भोगने पड़ते हैं, है ना। तो और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम बहुत ज्यादा हमारा ऐसा बिहेवियर होता है, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या धीरे धीरे मतलब हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं, तो यही सब चीजें आगे हमें जो है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ भेजती हैं, या हमें सुसाइड मतलब कई बार ऐसा होता है कि इतने गुस्से में सडन जो एक मोमेंट होता है कि इंसान इतना गलत कदम उठा लेता है कि वो फिर पीछे नहीं हट सकता, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि सुसाइड करने तक की वो सोचने लगता है। इस तरीके की भी नौबत आ जाती है। तो इस तरीके का तनाव या इस तरीके के इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अब मैं डॉक्टर ललित से को कहना चाहूंगी कि वो अगर बताएं कि एग्रेसिव बिहेवियर और सुसाइडल थॉट्स के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर ललित। थैंक यू मैम। जहां तक आपने बात करी एग्रेशन थॉट और सुसाइडल टेंडेंसी की,
तो मैं अगर इसके लक्षणों की बात करूं तो जो इसमें सबसे पहला लक्षण जो हमें आमतौर पे देखने को मिलता है वो है आपका हमारी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ जो लाइफ है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि हमारे जनरली लोगों में देखने को मिलता है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता या वो आशाहीन बातें उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो लक्षण जो जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है स्पेशली इन केस ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपका एक पर्टिकुलर ड्रग्स को लेके, अल्कोहल को लेके या किसी दूसरे काइंड्स ऑफ जो इंटॉक्सिकेशन जो होते हैं उनको लेके बहुत ज्यादा एक एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, मतलब बंदे का झुकाव साइड को ज्यादा मूव ऑन हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी जो वहां पे कई बार ऐसा भी देखने को मिला है क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि लोग धीरे धीरे क्या करते हैं अपनी जो दूसरी एसेट्स हैं उनको भी बेचना शुरू कर देते हैं। सोशल आइसोलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एग्रेशन की बात करें या फिर हम सुसाइडल टेंडेंसी की बात करें, किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, तो वहां पे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूं तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप को सोशली आइसोलेटेड कर देता है, क्योंकि हमारे वहां एक चीज बोला जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो कहीं ना कहीं हम समाज का हिस्सा है और जब कभी भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहला जो एक कैरेक्टरिस्टिक वो इसी टर्म्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे इसमें अगर है तो उसमें एक आपका हम अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते। हमारे पर्सनालिटी में भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसे हम एक स्प्लिट पर्सनालिटी के वे में भी बोल सकते हैं। या तो एंजाइटी होगी, एंजाइटी वैसे नॉर्मली आम जीवन में भी सभी को होती है, बट यहाँ पे जो एंजाइटी होती है वो थोड़ी सी न्यूरोटिक एंजाइटी होती है और कई बार बेसलेस एंजाइटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। खुद के लॉजिक बना के उसी लॉजिक को आप सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हो, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक जो और केस देखा गया है, मतलब होने को इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है क्योंकि ये थोड़ा सा सीजोफ्रेनिक वाली पोजीशन की ओर हम मूव ऑन कर जाते हैं, कि यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी जो बहुत ज्यादा इनके अंदर बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है वो ये बात करते हैं कि मेरे को मेरे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली वो माता पिता जिनकी अभी बहुत ही हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, वो उनको लगता है कि वो माता पिता मुझे बुला रहे हैं, मेरे को जा रहे हैं, तो धीरे धीरे एक काइंड ऑफ डेथ एंजाइटी उनके अंदर आ रही है। और मैं इसको बहुत नटशेल में अगर इसको बोलूं, हमारा फ्राइड का एक फॉर्मूला है B = L-D। तो यहाँ पे लाइफ इंस्टिंक्ट की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है और धीरे धीरे उस लाइफ इंस्टिंक्ट की कमी के कारण बंदे में जो डेथ इंस्टिंक्ट है उसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है। लाइफ इंस्टिंक्ट को एक सिंपल से वे में बोले, बंदे की क्रिएटिविटी खत्म, बंदे की सोशल समझ खत्म, या जो भी उसके उसके प्रेजेंट के साथ जो उसके कॉन्शियस माइंड को रिलेट करते हैं वो सारी चीजें उसकी या तो खत्म हो रही होंगी या फिर धीरे धीरे उनमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा होगा। तो जब हम बात करेंगे इसी में, तो मैं डॉक्टर विनीता से बोलना चाहूंगा कि वो अपनी बात को आगे रखें और बताएं कि कैसे हम इसको और आगे कर सकते हैं। ओके, यस मैम। धन्यवाद सर। हम लोग जैसे कि अभी हमने जाना कि एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है और सुसाइडल टेंडेंसी से वो कैसे जुड़ा होता है, कैसे सुसाइडल थॉट्स उत्पन्न करता है, और आपने जाना कि सिम्टम्स क्या क्या हैं इसको पहचानने के। तो अब हम इसके कारणों को जानते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, चाहे वो जैविक कारण हो, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो, या फिर वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैविक कारकों की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो चाहे एग्रेशन की बात हो चाहे सुसाइडल बिहेवियर की बात हो, कुछ जैविक कारक या जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं वो जरूर जुड़े होते हैं इस तरीके के व्यवहार से। जेनेटिक कॉजेज में अगर हम देखें तो देखा जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं अगर, या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनमें इस तरह की प्रवृत्ति रही हो, सुसाइडल, अगर हमारे फैमिली में इस तरह का कुछ केसेस रहे हों कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स हुए हों, तो पता चला है शोधों में इस तरीके की जो अध्ययन हुए हैं उनमें देखा गया है कि बच्चों में भी इस तरह की टेंडेंसी आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। कुछ अध्ययन जो जुड़वा बच्चे उन पर अध्ययन किए गए, उनमें देखा गया कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उसमें अगर एक बच्चा अगर थोड़ा सा सुसाइडल ज्यादा है या एग्रेसिव बिहेवियर का ज्यादा है, तो जो दूसरा आइडेंटिकल ट्विन होगा उसमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि उसके अंदर भी ये टेंडेंसी आएगी एज कम्पेयर टू जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इन सब चीजों से, और जानवरों पे भी कुछ अध्ययन हुए, उसमें भी देखा गया कि जो हेरिडिटरी होती है वो कहीं ना कहीं ये सुसाइडल बिहेवियर को लेके या एग्रेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एग्रेशन हमारे अंदर है या अगर एग्रेशन अगर होता है तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो कॉग्निटिवली जो है इम्पेयर्ड हो जाता है, या मतलब हम कह सकते हैं उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाती है।
व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं हर तरीके के। तो एंगर एक तरीके का इमोशन होता है, उस एंगर को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो हम कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वही एक एंगर का जो प्रदर्शन है वो ये एंगर है। लेकिन जो ये एंगर होता है उसको जब हम एग्रेसिव वे में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी जो बुद्धि है उसका नाश होने लगता है। ये कहा गया, अगर गीता की भी हम बात करें तो गीता में क्रोध के संबंध में कहा गया है कि क्रोधात धवति सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से विभ्रम उत्पन्न होता है, विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है, जो कि प्राणी को नाश की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कैसे स्मृति या कॉग्निटिव फंक्शनिंग को यहाँ पे जोड़ा गया है कि अगर हम गुस्से में होते हैं और आक्रामक व्यवहार करते हैं तो हमारी जो सोच समझ है वो खराब हो जाती, गलत हो जाती, हम सही डिसीजन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर आक्रामकता बहुत ज्यादा है, वो हमेशा आक्रामक रवैया अपनाता है, तो उस समय पे अगर वो डिसीजन ले लेते हैं बड़े बड़े, तो वो गलत रास्ते पर चल सकते हैं, गलत चॉइसेस कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो आक्रामकता है उसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए। अगर हम ब्रेन रीजन्स की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में एमिगडाला है और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में। एमिगडाला हमें क्रोध की या हमारे जो फियर है उसकी पहचान तो कराता ही है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी से इन चीजों को प्रदर्शित करने का भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और देखा गया है कि जो मर्डरर्स होते हैं उनके अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें सही से इमोशंस का रेगुलेशन नहीं हो रहा होता है या वो एक्टिव नहीं होता है, इस वजह से वो इतने बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, किसी की हत्या तक की कर देते हैं। तो यही चीजें हम खुद के लिए भी कर देते हैं, मतलब सेल्फ एग्रेसिव भी अगर हम हो सकते हैं, ऐसे अगर हम दूसरे की हत्या कर सकते हैं तो हो सकता है हम खुद की भी हत्या कर सकते हैं अगर ये एरियाज में फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही। अगर हार्मोन्स की बात करी जाए तो सेरोटोनिन या फिर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका काफी रोल माना गया है। सेरोटोनिन अगर एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर माना जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक तरीके का केमिकल मैसेंजर। तो अगर ये हमारे शरीर में कम होता है तो हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको हम एक तरीके से इनहिबिट नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते हैं और इससे भी इस तरह की टेंडेंसी देखी जाती है। जो वायलेंट क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर इसकी मात्रा कम देखी गई है और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी होता है उनमें एग्रेशन अधिक देखा गया है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ साथ एग्रेसिव टेंडेंसीज भी ज्यादा दिखाते हैं। हालांकि इसको लेके थोड़ा सा मतभेद है जो शोध अध्ययन है उनमें। अब अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि फॉल्टी लर्निंग हो जाती है। जैसे साइकोलॉजी में कहा गया है कि लर्निंग से हम लोग व्यवहार को सीखते हैं। इसमें हमारा एल्बर्ट बेंड्यूरा का बहुत फेमस अध्ययन भी है, बोबो डॉल का, जिसमें कि उन्होंने बच्चों को एग्रेसिव डॉल के साथ एग्रेसिव नेचर दिखाया था तो बच्चे उस चीज को सीख गए थे। तो इस तरह से हम अगर वातावरण में ये चीजें बच्चों को दिखाते हैं, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो गेम्स के थ्रू है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बच्चे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, जो कि बहुत आक्रामक नेचर के गेम्स होते हैं। तो बच्चे उनको जब खेलते हैं तो वो चीजें वो फॉल्टी लर्निंग वहां से ले लेते हैं, सीख जाते हैं उन चीजों को। तो ये वाले कुछ कारण होते हैं जो हमें इन सब चीजों की ओर अग्रसर करते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों की बहुत ज्यादा बुलिंग होती है, उनकी जो पर्यावरण है उसमें वो पॉवर्टी देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है उनके एनवायरनमेंट में जो उनको इंफीरियर बना रही है, तो इससे भी उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जो कि सर ने बताए थे, सुसाइडल टेंडेंसी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये चीजें फिर उनको कुछ कई बार अगर वो इस तरह के नेचर के हो जाते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को नहीं संभाल पाते हैं। तो इस तरह के कुछ बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डॉक्टर भाग्यश्री से हम जानना चाहेंगे कि मैम क्या कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मैम बहुत बहुत शुक्रिया विनीता मैम हमें जानकारी देने के लिए। हाँ, इसके कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो 15 से 19 वर्ष के किशोरों के बीच आत्महत्या जो है वो मौत की सबसे बड़ी वजह उन्होंने उसे माना है। जैसा कि अभी आपने जाना कि बहुत सारे पर्यावरणीय एवं जैविक कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है, तो ऐसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी देखने को मिलते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या किशोर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो आत्महत्या है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकाएक नहीं होती। ये होने से पहले बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाते हैं, जिन साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अभी आपको ललित सर ने बताया था।
तो जानते हैं इन मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में जो किसी बच्चे या किशोर में आत्मघाती प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कारक है वो है तनावपूर्ण जिंदगी। तनाव भले ही पढ़ाई का हो या घर का या रिश्तों को लेकर, वो मस्तिष्क में दबाव को बनाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता बच्चे से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। उनका बच्चा सबसे आगे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे अन्य गतिविधियां हो। समाज में दूसरे के बच्चों से तुलना दबाव में आग में घी डालने का काम करती है। हर एक बच्चा एक सा नहीं होता, सबका IQ लेवल, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी डिफरेंट होते हैं। ऐसे में उसकी तुलना करना कि शर्मा जी का बच्चा डॉक्टर है या वर्मा जी का बच्चा इंजीनियर है, तो वो बच्चे में दबाव को बढ़ावा देता है। अगर APA की यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी की हम बात करें तो उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि किसी भी जॉब या प्रोफेशन के लिए एक अलग अलग एप्टीट्यूड का होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका एप्टीट्यूड IAS बनने लायक है और डॉक्टर बनने लायक नहीं है तो आप IAS ही बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जानें कि आपके बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट है, जिससे उसमें दबाव और जो तनाव है वो कम हो और उस तनाव और दबाव को आप बढ़ने ना दें। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे घरेलू समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक मुद्दे हैं, जैसे परिवार का विघटन होना, घरेलू हिंसा, ये भी तनाव को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त नशे की लत इसका बहुत प्रमुख कारण है। मानसिक रोगों का समय पर इलाज ना हो पाना भी बहुत बार आत्महत्या जैसे विचारों को सामने लेकर के आता है। तो मानसिक रोगों के लिए भी जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त पीयर प्रेशर आजकल एक बहुत बड़ा कारण बन गया है आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति का। तो इससे अगर आपका बच्चा गुजर रहा है तो वो भी जानना जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो हमारे अंदर आत्मघाती प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंटिंग मेजर्स की कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके कारण जिनसे हम आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले रुचि मैम से जानना चाहेंगी कि वो फैमिली को कुछ ऐसे सजेशन देना चाहेंगी जिससे कि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। जी बिल्कुल भाग्यश्री, जैसे हमने देखा है कि आजकल जो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक जो रूट कॉज हमने जाना है वो है कम्युनिकेशन गैप। अगर बच्चा कुछ इस तरीके के बच्चे के मन में थॉट्स आ रहे हैं या फिर बच्चा इस तरीके का की बातें कर रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स को एकदम सजग हो जाना चाहिए और वो बच्चे से बातचीत का दौर जो है वो शुरू करना चाहिए। उसे बातचीत के माध्यम से ये जानना चाहिए कि उसको ऐसी क्या परेशानी है जिसके वजह से उसको इस तरीके के विचार उसके मन में आ रहे हैं, और उसको ये समझाना चाहिए कि जिंदगी कितनी अनमोल है और वह जो बच्चा है या जो भी विक्टिम है जो ये जिसके अंदर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं वो उनके लिए कितना अनमोल है ना। जैसे हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों ही जैसे वर्किंग हैं तो बच्चे के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चा स्कूल में है, पेरेंट्स ऑफिस में है, उसके बाद घर जा करके भी फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो हम लोग बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। तो एक सजेशन ये है कि आप जब भी घर पहुंचे अपने बच्चे से बात करें, उसको बताएं आपका दिन कैसा रहा, उससे पूछें उसका दिन कैसा रहा, उसे हग करें, उससे प्यार से बात करें, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि जो बच्चा जो है वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। उसके अलावा बच्चे को इस तरीके का भी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कभी भी उसको कोई भी तकलीफ हो या कोई भी परेशानी हो या उससे कोई गलती भी हो गई हो तो वो अपने पेरेंट्स से आकर के मदद मांगे या किसी टीचर से मदद मांगे, जैसा जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा भी संभव हो सके तो वो मदद मांगना जो है वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि अगर हम मदद ही नहीं मांगेंगे तो वो थॉट्स हमारे ही अंदर चलते रहेंगे जब तक हम उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हमें ये लग रहा है उसके व्यवहार से या उसकी बातचीत से कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि उनसे कुछ इस तरीके से उससे पूछें, डायरेक्टली पूछें कि आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं क्या। अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि अध्ययनों से ये पता चला है कि पूछने से कोई जोखिम नहीं बढ़ता। अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं तो वो तुरंत ही आत्महत्या नहीं कर लेगा,
वो या तो हाँ में जवाब देगा या ना में जवाब देगा, पर उसका कोई जोखिम नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन उससे पूछ लिया है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा ये है दूसरी चीज परिवार ये कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स इस तरीके के बढ़ गए हैं और व्यक्ति ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो घर में जो उस तरीके के सामान हैं, जैसे चाकू है, कैंची है, इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के साधन को हटा करके जो है वो कहीं ऐसी जगह पर, मतलब वो घर में ऐसे बिखरे हुए ना हो या कहीं ऐसे निश्चित जगह पे ना रखे हों जहां पर हर किसी को पता हो कि यहाँ पर ये सामान मिल सकता है। तीसरा ये कर सकते हैं कि आप उसे कभी अकेले ना छोड़ें। कोशिश करें कि हर समय कोई ना कोई उसके साथ हो, ताकि जो है इस तरीके का उसे मौका ना मिले। और बातचीत तो सबसे बड़ा साधन है जो फैमिली जो कर सकती है, वो यही है कि बातचीत के माध्यम से उसके जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि हाँ फिर भी मतलब कुछ और चीजें, जैसे फोन नंबर्स हमेशा एक डायरी में लिख करके सामने होने चाहिए, 2-3 जगह पे चिट्स में होने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो आप हमेशा अपने घर पे रखें। अगर इस तरीके का कोई भी आपको जोखिम लगता है या इस तरीके की कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है कि हाँ सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या टेंडेंसी बढ़ रही है या इस तरीके की चीजें होने का खतरा ज्यादा है, तो आप फोन नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो रख सकते हैं घर में, डायरी में लिख करके, जगह जगह पे पर्चियों में रख करके, ताकि अगर आप ना भी हो तो जो उस समय जो संभव मदद हो या जो व्यक्ति उसके पास है वो कम से कम आपको इन्फॉर्म कर सके, आपको कॉल कर सके। तो उस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। आगे मैं डॉक्टर ललित सर से कहना चाहूंगी कि पर्सनल सुझाव, अगर व्यक्ति मतलब उसके व्यक्तिगत तौर पे अगर वो क्या कर सकता है, ये सुझाव ललित सर बताएं। थैंक यू मैम। जहां तक बात है व्यक्तिगत सुझावों की, तो देखिए व्यक्तिगत सुझावों की बात तब थोड़ी सी उसकी उस तथ्य की जो उसकी वैज्ञानिकता है उस समय सबसे ज्यादा बन जाती है जिस समय व्यक्ति अपनी स्टार्टिंग फेज पे हो, क्योंकि लेटर स्टेज पे होगा तो ऑलमोस्ट वो हमें उस समय फिर उसकी मेडिकल काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत होती है। बट यहाँ पे जो व्यक्तिगत सुझाव की जब बात करें, हम उसके अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब इसका एक सिंपल सा मतलब है। जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत सुझाव की, तो सबसे पहला सुझाव मेरा हर उस व्यक्ति से है, भले ही वो मैं स्वयं में क्यों ना हो, जिसके अंदर वो किसी भी समय, देखो सुसाइड का जो थॉट है, पहले मैं अपनी बात को थोड़ा सा और उसको विस्तारित कर लूं। देखो सुसाइड का थॉट जरूरी नहीं कि वो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के समय किसी भी रूप में आ सकता है। तो जब भी किसी के सामने आए, भले वो व्यक्तिगत रूप में मैं ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले वो देखे कि आपका जीवन सबसे बड़ा सबसे अनमोल है। आप हैं तो सब कुछ है, यू आर दी पाइवट ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजें आपसे बनी हैं, सब चीजें आपके लिए बनी है। तो जिस समय आपके दिमाग में ये थॉट आए कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, तो आप ये सोचेंगे नहीं, मैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो आपके वो थॉट ग्रेजुअली वो जो नेगेटिव थॉट है जो मूविंग टुवर्ड्स जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो डेफिनेटली वो रिड्यूस होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सुझावों के टर्म्स में, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो जिस तरीके से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को जरूरी मतलब उसको मेंटेन करने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी कुछ फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। और आज का जो समय है ये इन्फॉर्मेशन का युग है, जहां पे इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग सोर्सेज से आ रही होंगी। तो व्यक्तिगत रूप में आप ये देखें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है और नेगेटिव वे में आ रही है, और मैं कह रहा हूं कि वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को बार बार कंज्यूम ना करें, क्योंकि बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, लेटर ऑन आपके बिहेवियर में उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठा और उठते ही मैंने अपना न्यूज लगाया या मैंने न्यूज पेपर पढ़ा, और पढ़ते ही मैंने वहां पे देखा कि इस बंदे ने सुसाइड कर लिया, या वहां पे उसने मतलब कोई भी एक साइकोलॉजिकल वहां पे कोई प्रॉब्लम निकल के आई, और मैं उसी पर्टिकुलर न्यूज को बार बार सुन रहा हूं, तो धीरे धीरे मेरे बिहेवियर में भी उसका एक सर्टन एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आप उसी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करें, खाएं, जो आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे अदा करती है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप में एक चीज और भी कहना चाहूंगा। आजकल हमने एक मीडिया फील्ड में एक चीज और भी देखा है कि वहां पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, कॉपीकैट आत्महत्या। कॉपीकैट आत्महत्या में क्या है कि अगर
एक बंदे ने कोई सुसाइड किया तो उस पर्टिकुलर न्यूज को वो इतना ज्यादा पंप एंड शो करते हैं कि लोगों को भी लगता है कि यार दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू फॉरगेट योर लाइफ, मतलब अपनी जीवन से भागने का ये सबसे अच्छा तरीका। मैं सिंपल से मैं बताता हूँ, अगर जो हमारे सो कॉल्ड रोल मॉडल है, स्टार्टिंग विद गुरुदत्त और उसके बाद जितनी भी सेलिब्रिटीज आए, और वेरी रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो अपने सुसाइड कमिट किया, तो कहीं ना कहीं माइट भी मतलब कॉपीकैट आत्महत्या का फैक्टर भी उनके दिमाग में रह सकता है। अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को ना देखते तो ये चीजें उनको ओवरकम करी जा सकती है। नाउ मैं विनीता मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बताएं कि आत्महत्या के क्षेत्र में और हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अब अगर हम स्कूल की बात करें, अगर बच्चों की हम बात करें, तो स्कूल में हम देख रहे हैं कि काउंसलर्स को काफी महत्व दिया जा रहा है। तो इसको हमें महत्व देना जरूरी है, क्योंकि अगर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से टच में तो रहते हैं, लेकिन वो हर बच्चे को उस लेवल पे नहीं देख सकते जिस लेवल पे एक काउंसलर देख सकता है। टीचर्स का जो ड्यूटी होती है वो इतनी सारी ड्यूटीज उन पे होती है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को इस तरह से चेक नहीं कर सकते एक बच्चे को कि उसके अंदर क्या इस तरह की टेंडेंसी आ रही है या कोई दिक्कत है। तो काउंसलर की आवश्यकता बहुत बड़ी है यहाँ पे। उसके अलावा स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना जरूरी है, वो कुछ इस तरह का भयावह ना हो कि बच्चे डरे सहमे माहौल में रहे। उसके अलावा पेरेंट्स की समय समय पर काउंसलिंग की जरूरत है, और स्कूल में जरूरत है कि कुछ प्ले एक्टिविटीज के जरिए बच्चों के अंदर की जो बातें हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए, और साथ में उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि बच्चा जो है वो छोटी छोटी समस्याओं से निपटना वहीं से सीख के निकले। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाग्यश्री मैम से कि वो कुछ अन्य कारण बताते हुए हमें आगे बढ़ाएं। इसी के अलावा जरूरी है समाज का थोड़ा सुधरना। भारतीय समाज की समस्या रही है कि यहाँ पर बच्चों का आकलन बुद्धि और शारीरिक बनावट के आधार पर किया जाता है। तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को सर्वथा प्रमुखता दी जाती है, तो ऐसा ना किया जाए। बच्चों को समान समझा जाए, उनके शील गुणों के आधार पर उनका आकलन किया जाए, ताकि उनके अंदर हीनता का भाव, अधीरता और घबराहट जैसे लक्षण न देखने को मिले। अगर बच्चे का आकलन आप ऐसे करेंगे तो उसके अंदर हीनता की भावना आएगी। हीनता नकारात्मकता को जन्म देगी, नकारात्मकता अवसाद को जन्म देती है, और अवसाद आगे चलकर आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो किशोर हैं, हमारे बगिया के फूल जैसे हैं। वो खिलते हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते। हर फूल का अपना एक अलग रंग है, अलग खुशबू है, अलग बनावट है। तो उस खुशबू को, उस बनावट को, उस रंग को पहचाने और कोशिश करें कि उनको उनके स्वरूप में रहने दिया जाए। हर फूल गुलाब नहीं होता, हर फूल सूरजमुखी नहीं होता, और हर फूल की खुशबू चमेली जैसी नहीं होती। इसी के साथ हम आज के अपने इस वक्तव्यों को यहीं पर विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। मनोविज्ञान विभाग इसी तरीके से आपके सामने आता रहेगा, अन्य मुद्दों को लेकर के, अन्य चर्चाओं को लेकर के। जुड़े रहिए मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ, जुड़े रहिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी के संग। आपसे फिर मिलने की आशा के साथ आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।